हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024, जो कि इसका एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाला है। आप लोग के पास बहुत ही कम समय है और सीएसबीसी द्वारा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। इसी के तर्ज पर हम लोग 9th क्लास का सिलेबस पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं और 10th क्लास में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज का ये सब्जेक्ट है 5वां भौतिकी यानी फिजिक्स 10 क्लास की। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में वहाँ से अच्छी तरीके से रिवीजन एक बार कर लीजिए। देखिए, इसका पीडीएफ आप लोग का मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, आप लोग सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है फोकस दूरी 20 cm के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी कितना 40 cm। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्न में से कौन प्रथम अपवर्तनांक के साथ घटित होगा? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विचलन। विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान है कितना 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? देखिए, ध्रुव के दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन फोकस दूरी 10 cm के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। वस्तु दूरी का मान क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा 10 cm से कम। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है फोकस से ध्रुव की ओर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 8 के यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी। ठीक ना, वास्तविक और उल्टा। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? कम तीव्र बनेगा। वाई का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वास्तव में देखिए होता है 1 से अधिक। नेक्स्ट करेक्ट, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? कम तो यहाँ पे हो जाएगा पानी का। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन कोण का मान 0 डिग्री। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, इसमें देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, छोटा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वायु में अभिसारी लेंस कांच का उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? देखिए 15 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तल। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन की जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, एक बार। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, मुख्य फोकस की संख्या हो जाएगी 2। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ये हो जाएगा काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तल लेंस। अवतल दर्पण में अवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? वस्तु को रखा जाता है फोकस और ध्रुव के बीच। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है अवतल दर्पण। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी, देखिए अपसारी हम लोग कहते हैं अवतल को क्या कहते हैं? अपसारी। उत्तल को अभिसारी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन किरण पुंज होगा, क्या होगा? तो ये हो जाएगा अभिसारी। किसी समतल दर्पण द्वारा
आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, ये हो जाएगा +1। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए 26 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। 27 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकीर्ण। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, क्या होती है, तो इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, सभी दूरियां देखिए मापी जाती है ध्रुव से। सघन माध्यम के विरल माध्यम में, सघन माध्यम से यहाँ होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई नॉट इक्वल 0 और आपतन कोण आर में क्या संबंध होता है, तो यहाँ पर देखिए 32 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आर ग्रेटर देन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए 33 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मिट्टी। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, +100 डायप्टर। 34 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रश्न, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। देखिए 35 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, फोकस दूरी की दोगुनी पर रखना चाहिए। अगला कहना है कि एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है, तो ये हो जाएगा दोनों अवतल। अगला कह रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो यहाँ पर देखिए 2 नियम होता है, कितना, 2। अगला प्रश्न कहना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, परावर्तन के पूछ रहा है, तो इसमें राइट ऑप्शन और कौन सा हो जाएगा, 2, बी हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो ये राइट ऑप्शन नंबर डी हो, उत्तल लेंस का। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा sin I बराबर sin R। एक उत्तल लेंस देखिए होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, m बराबर देखिए होता है, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, v/u। अगला करें गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है क्या, तो ये हो जाएगा r बराबर 2f। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्गत कोण। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, उत्तल लेंस की देखिए क्षमता हो जाएगा 1 डायप्टर। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है कहाँ पे, तो वस्तु दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। अगला कह रहा है किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण है आभासी। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, तो काल्पनिक एवं छोटा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन कि किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहना है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण से। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, देखिए 55 का ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, 56 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकसांतर। नेक्स्ट कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या r फोकस f में संबंध क्या है, देखिए 58 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f बराबर r/2। हजामत बनाने के लिए
प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए 59 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए 59 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 59 का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग होता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह होती है, सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह होती है अवतल दर्पण। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पानी में डूबी एक अवतल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है क्या, तो ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट कहना है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब क्या होता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। लेंस की क्षमता होती है, ये हो जाएगा फोकस दूरी की व्युत्क्रम। उत्तल लेंस में जब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, बना प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो यहाँ पहुँचेगा उत्तल लेंस। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो ऋणात्मक। अगला कह रहा है कि प्रत्येक लेंस की दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है, लेंस की दो वक्र सतहें होती है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध हो जाएगा 1/v माइनस 1 में u बराबर 1/f, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कहना है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इसमें 20 सेमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है तो आवर्धन है, ये हो जाएगा -6। अगला प्रश्न कहना है कि एक उत्तल लेंस से 30 cm की दूरी पर एक बिंब रखी गई है तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, लेंस की देखिए फोकस दूरी हो जाएगा 15 cm। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो लेंस की क्षमता होगी, लेंस की देखिए क्षमता हो जाएगा +5 डायोप्टर। अगला कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी क्या, -20 सेमी। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा 0.25 मीटर फोकस दूरी एवं उत्तल लेंस का 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला देखिए प्रश्न हम लोग कह रहा है 81 नंबर में, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग कहते हैं फोकस क्या कहते हैं, फोकस। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो यहाँ पर देखिए राइट कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरीक़ा से रिवीजन कीजिए। देखिए फोटोग्राफी कैमरे का अभिदर्शक होता है तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। प्रकाश तरंग का उदाहरण हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, देखिए 85 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण है। अगला कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहते हैं, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, देखिए 86 का राइट ऑप्शन ए हो जाए, ठीक ना। अवतल अपसारी अवतल अभिसारी उत्तल को कहा जाता है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है
यहाँ पे दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी दर्पण तथा बिंब के बीच में दूरी हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? तो यहाँ पर देखिए 89 का राइट ऑप्शन सी प्लस 16 cm। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति देखिए हो जाएगी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ वक्रीय हो सकता है, वक्रीय हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंदर या बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। देखिए दर्पण को कहा जाता है ध्रुव। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जा सकता है? सी अक्षर से, किसी कैपिटल सी अक्षर से। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा मात्रक विहीन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक हो रहा है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, तो जल उठता है कागज। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तल। टार्च एवं वाहनों के उग्रदीप यानी हेडलाइट, अग्रदीप होना चाहिए, उग्र लिख दिया है। तो हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अगला कह रहा है कि वाहन के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई प्रदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकता है, हो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं लेंस। देखिए दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई प्रदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस का हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के देखिए वक्रता केंद्र के बारे में पूछ रहा है, 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो इसको कहते हैं हम लोग कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर सी। लेंस में कितने फोकस होते हैं? देखिए लेंस में फोकस होते हैं 2। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? क्षमता के डायऑप्टर क्या होता है? डायऑप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? धनात्मक। अवतल लेंस का क्या होता है? अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। प्रकाश गमन करता है, प्रकाश देखिए सीधी रेखा में गमन करता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 cm की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से 60 cm की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 cm की फोकस दूरी 30 cm की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 cm पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? इस पे हो जाएगी, देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी 120 cm। अगला कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी 10 cm। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। अगला कह रहा है कि प्रकाश की किरणों
का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसमें कहते हैं किरण आरेख है। आवर्धन का ऐसी मात्रा क्या है? आवर्धन का ऐसी मात्रा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, काल्पनिक है। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी देखिए हो जाएगा -0.5 मीटर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक पूछ रहा है तो हीरा का। नेक्स्ट कह रहा है कि किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तल लेंस। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है या तो समतल या उत्तल। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? अधिक होता है निर्वात में। तलीय कागज होता है, देखिए ये होता है प्रभाषिक। अगला देखिए प्रभाषक होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन ये हो जाएगा अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो यहाँ पे देखिए 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। अगला कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो ये हो जाएगा कौन सा? सीधा एवं हस्तरित। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो यहाँ पे देखिए 31 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, पीतल। ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? गोलीय दर्पण इनमें से कोई नहीं दिया गया है। अगला कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? कम गहरा दिखाई देने का कारण हो जाएगा अपवर्तन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की देखिए फोकस दूरी क्या होगा? देखिए 34 का राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऋणात्मक। कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r तो कौन संबंध सही है? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा r बराबर 2f। एक है पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा अवतल लेंस के जैसा, अवतल लेंस की भांति। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब देखिए कैसा बनता है? आभासी। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ये हो जाएगा 3 प्रकार। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग का देखिए दूसरा चैप्टर आ गया मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष नारंगी क्यों होता है? इंद्रधनुष नारंगी क्यों होता है? ये हो जाएगा जल कण तथा श्वेत प्रकाश के विकर्ण विक्षेपण के कारण। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकतम अपवर्तन होता है। अधिकतम अपवर्तन हो जाएगा दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। सबसे प्रभावी देखिए रंग हो जाएगा लाल। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? उजला देखिए क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। दूरबिंदु देखिए यहाँ पर हो जाएगा अनंत। अगला कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पछावी द्वारा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में तो ये हो जाएगा बैगनी। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया था? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसमें राइट ऑप्शन डी है प्रिज्म। अगला देखिए हम लोग का प्रश्न है, कह रहे हैं कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है क्या? उस नेत्र को हो जाता है क्या? दूरदृष्टि दोष। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। अगला कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रेटिना यानी प्रतलता। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा?
तो इसको हम लोग वास्तविक और उल्टा। टिंडाल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला कहना है कि दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। ये हो जाएगा 14 का। देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, दूर की वस्तुओं को निकट दृष्टि वाला व्यक्ति देख सकता है। तो ये हो जाएगा निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु तथा छोटा। आँख व्यवहार करती है, देखिए आँख व्यवहार करती है, ये हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी देखिए हो जाएगा 25 सेमी। अगला कह रहा है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? बी, निकट दृष्टि दोष। तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है तरंगदैर्घ्य को। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा? तो 20 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मीटर में। किसे हो जाएगा? मीटर में। अगला कह रहा है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बाईफोकल लेंस। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? ये हो जाएगा 7। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैगनी। श्वेत प्रकाश जब एक माध्यम से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलन होता है वह देखिए होता है कौन सा? लाल। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का होता है, विचलन सबसे अधिक बैगनी का। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का। देखिए प्रकाश का हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा लाल। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे देखिए इसमें हो जाएगा सी, ठीक है ना। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन विभिन्न होता है। तो ये हो जाएगा विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। अगला कहना है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है क्योंकि यहाँ पे विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन विभिन्न होता है। नेक्स्ट कहना है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेम है तो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी देखिए क्षमता हो जाएगी इनमें से कोई नहीं। पुतली की साइज को नियंत्रित करता है कौन सा? तो यहाँ 32 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पी, प्रतारिता। अगला कह रहा है किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो ये हो जाए कौन सा? इसमें जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला देखिए हम लोग का प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? देखिए 35 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा नीला। मानव नेत्र कार्य करता है कैमरे की भांति। प्रकाश एक पतली किरण से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो इस झिल्ली को कहते हैं हम लोग, इसको कर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आकाश देखिए कैसा प्रतीत होता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, काला। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, न्यूनतम किस में हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कांच में। कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका नियंत्रित करती है। यहाँ पे हो जाएगा पुतली के साइज को। नेत्र में प्रवेश
करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है? नियंत्रित देखिए करती है पुतली। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? कहाँ होती है? देखिए 43 रेटिना में। रेटिना में। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? देखिए 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा मस्तिष्क में। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब यहाँ पे देखिए क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? 47 के देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बी नीला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये हो जाएगा 7। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन। इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा न्यूटन ने। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? देखिए सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायुमंडल अपवर्तनांक के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से पहले कितने मिनट पहले दिखाई देते हैं? इसमें देखिए हो जाएगा 2 मिनट। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? अधिकतम देखिए यहाँ पे हो जाएगा हवा में। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण हो जाएगा वायुमंडल। प्रकाश का प्राथमिक देखिए वर्ण कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इनमें से सभी नीला, हरा, लाल। टिंडाल प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? आकाश देखिए हो जाएगा काला। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ये हो जाएगा नीला। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? ये हो जाएगा लाल। सूर्य या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? आकाश हो जाएगा लाल रक्त साफ। नेक्स्ट आ रहा क्वेश्चन कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? सूर्य हो जाएगा श्वेत। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। अगला कह रहा है किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्ण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं टिंडाल प्रभाव, टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हम लोग का तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ये हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 65 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ये हो जाएगा कर्निया। रंगधार्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है इसमें हो जाएगा एंगस्ट्रम के रूप में। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है क्या? निर्वात की अपेक्षा समान। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है कितना? तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म। कौन सा हो जाएगा? प्रिज्म। हीरे का देखिए अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का देखिए अपवर्तनांक हो जाएगा 2.42। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ये हो जाएगा 5 सतहों से। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य हो जाएगा 380 न्यूटन मीटर। देखिए हम लोग का तीसरा चैप्टर है विद्युत है। पहला का क्वेश्चन किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? इसमें हो जाएगा कौन सा? विद्युत मोटर। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सौर सेल कहते हैं। अगला कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी
विद्युत धारा लेगा। देखिए यहाँ पे 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 में यहाँ पे हो जाएगा 0.18 एम्पियर। अगला कह रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल वो 1.5 वोल्ट है, तो 10 आवेश गुजरने पर कार्य क्या होगा, तो हो जाएगा 1.5 जूल। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, एम्पियर बराबर वोल्ट ओम, वोल्ट ओम। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक है क्या, तो चालक होता है एल्युमिनियम। वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, समतुल्य देखिए प्रतिरोध होगा V2 V1 बटे में P1 फिर प्लस V2 बटे में P2। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में परावर्तित धारा की आवृत्ति होती है, क्या होती है, तो ये होता है 50 हर्ट्ज। विभक्त वलय युक्त होता है, क्या होता है, ये हो जाएगा डीसी मोटर में। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है क्या, देखिए 10 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन का। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है, तो यहाँ पे देखिए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1.25 × 10⁻18। अगला कह रहा है कि एक एमीटर का परिसर यानी रेंज 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापक क्या है, यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन कौन सा है, डी 0.01 एम्पियर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, ये हो जाएगा कूलम, क्या हो जाएगा कूलम। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे में कूलाम। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अगला देखिए हम लोग का चैप्टर है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इसमें देखिए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी, IR²। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं किसी उपकरण में धान कर रहे हैं हम, धन प्लस ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, ये हो जाएगा कुंडली में। किस उपकरण में धन प्लस यानी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो देखिए फिलामेंट का प्रतिरोध होगा क्या, तो 110 ओम। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा NR। नेक्स्ट कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 23 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए, एम्पियर। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रा क्या है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। अगला प्रश्न कहना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह देखिए क्या होता है, तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा यानी AC। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 26 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, R बराबर V बटे में I। नेक्स्ट कहना है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कहते हैं,
गतिशील कण होते हैं क्या? तो ये हो जाएगा, चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उप उपभोक्त शक्ति कितनी होती है? इसकी शक्ति देखिए 25 वाट। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसमें देखिए हो जाएगा 484 ओम। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा? देखिए धारा का मान हो जाएगा हम लोग का 2 एम्पियर। ओम के नियम का गणितीय रूप है, गणितीय रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I बराबर V/R। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, सूत्र क्या है? इसको R बराबर V/I। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? तो ये हो जाए कौन सा? विभवांतर का। नेक्स्ट कहना है कि निम्नलिखित में कौन मात्रक के बराबर होता है? W मात्रक यानी W के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा J/S। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम देखिए लागू होता है जब चालक का ताप अचल रहता है। ओम का नियम निहित है, ओम का नियम निहित है V बराबर IR में। अगला कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक, SI मात्रक देखिए 38 का राइट ए हो जाएगा एम्पियर। धारा मापने का यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं क्या? या विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? 39 का राइट ए होगा एमीटर। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर देखिए 40 नंबर, 40 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, ठीक है ना। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। जूल या कूलम किसके बराबर है? किसके बराबर है? 42 का देखिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा वोल्ट के। नेक्स्ट कह रहा है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का देखिए SI मात्रक होता है वोल्ट। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? तो 44 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कैंडिला। नेक्स्ट कह रहा है कि विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। विद्युत शक्ति का SI मात्रक है क्या? ये हो जाएगा राइट ऑप्शन सी वाट। आवेश 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 प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग विद्युत धारा। 1 कूलाम तुल्य है, 1 कूलाम तुल्य है 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड, 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का है। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है? तो हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा के। नेक्स्ट कहना है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल के। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन 0.24। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, फिलामेंट देखिए बना होता है टंगस्टन के तार का। किलोवाट घंटा बराबर होता है, ये हो जाएगा 1 यूनिट। 1 HP औसत शक्ति बराबर होता है क्या? ये हो जाएगा 746 वाट, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर ओ भी और I यानी 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक है। देखिए 56 का 0.05 वोल्ट। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। वोल्ट बराबर होता है क्या? देखिए वोल्ट बराबर होता है J/C। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I²R। निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? ये हो जाएगा V बराबर IR। ओम का नियम किसने दिया था? ओम का देखिए नियम दिया था जॉर्ज साइमन ने। विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए
उपयोग किए जाने वाला अवयव को कहते हैं, अवयव को देखिए कहते हैं प्रवर्ती प्रतिरोध। नेक्स्ट कह रहा है कि परिपथ में जब तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो ए मीटर का पठ्यांक हो जाता है, ए मीटर का पठ्यांक हो जाता है आधा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, व्यापारिक मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन, सॉरी यूनिट हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो ये हो जाएगा जूल बराबर कूलम गुणे वोल्ट। अगला कह रहा है कांच तथा रबर जैसे विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है, ये हो जाएगा 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर तक। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.18 एम्पियर। अगला कह रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, इसमें हो जाएगा 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें हो जाएगा 6.25 मल्टीपल 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। विद्युत विभव कौन सी राशि है, विद्युत विभव देखिए हो जाएगा अदिश राशि, कौन सा हो जाएगा अदिश राशि। नेक्स्ट कहना है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसमें हो जाए कौन सा समानांतर क्रम में। अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, ये हो जाएगा कौन सा कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ते हैं। अगला कह रहा है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रवर्ती धारा AC। जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सुचालक। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ता है, क्या हो जाएगा बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो ये हो जाएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ये हो जाएगा चांदी। अगला कह रहा है क्वेश्चन जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का मान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अतिचालक। कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो कॉपर का हो जाएगा 1.62 मल्टीपल 10⁻⁻8। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कर रहे हैं एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है, एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.63 मल्टीपल 10⁻⁸। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा 1 वाट। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है, देखिए विद्युत धारा, कौन सा हो जाएगा विद्युत धारा। BOT यूनिट क्या है, BOT, यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁻6 जूल। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा कांच। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है निष्क्रिय गैस, कौन सा हो जाएगा निष्क्रिय गैस। टंगस्टन धातु की गलनांक कितना होता है, ये हो जाएगा 3000 डिग्री सेल्सियस या 3500 भी देता है। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होता है, तो हो जाएगा निकेल क्रोमियम। परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा विद्युत फ्यूज का। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध देखिए पूछ रहा है, इसमें हो जाएगा 30,000 ओम। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध हो जाएगा 2 से 300 ओम। अगला कह रहा है कि कौन विद्युत का सुचालक है, तो हो जाएगा ग्रेफाइट।
एमीटर से किससे मापा जाता है? एमीटर से निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? तो हो जाएगा धारा। 1 मीटर एम्पियर बराबर क्या होता है? तो इसमें देखिए हो जाए कौन सा 10⁻³ एम्पियर। एमीटर का प्रतिरोध होता है तो ये हो जाए कौन सा? तो बहुत छोटा। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो इसमें देखिए 97 हो जाए, ठीक है ना, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। अगला देखिए हम लोग का प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नाइक्रोम। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6×10⁻6 जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला कह रहा है कि जूल या कूलाम बराबर होता है, जूल या कूलाम बराबर क्या होता है? तो इसको हम लोग वोल्ट कहते हैं, वोल्ट के। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए पार्श्वक्रम में। 1 एमीटर के 0 यानी 0 तथा 2A अंगों के बीच 20 विभव है। तो एमीटर का अल्पमापक क्या है? तो ये हो जाएगा 0.1 एम्पियर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। देखिए धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। अगला देखिए क्वेश्चन है, कहना है कि 100 वाट या 220 वोल्ट के एक बल्ब के अंडे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? 25/121 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, अगला देखिए हम लोग का चैप्टर दिया गया चौथा नंबर चैप्टर कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था तो हो जाएगा समानांतर में। एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं। तो कुल उपयुक्त शक्ति क्या है? कुल उपयुक्त शक्ति यहाँ पे हो जाएगा 25 वाट। अगला कहना है कि कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो ये हो जाएगा सभी इसमें I² R V/R/VI। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है उसमें प्रभाव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घोड़ी गति करती है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? आधा। बॉक्स टाइप और सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। तो इसका कारण क्या है? इसका देखिए कारण हो जाएगा ये विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। नेक्स्ट कह रहे हैं किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की देखिए दिशा हो जाएगा ऊपरी मुखी। नेक्स्ट कहना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा उष्मीय। कौन सा हो जाएगा? उष्मीय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से देखिए यहाँ पे हो जाएगा दृष्टि धारा। कौन सा हो जाएगा? दृष्टि धारा। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की शक्ति
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? प्रेरण की खोज किया था फैराडे ने। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितनी परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? यहाँ देखिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा आधे। कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखा का केंद्र तार होता है। अगला कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। नेक्स्ट कहना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा जनित्र। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि देखिए 18 का राइट ऑप्शन डी है। एसी जनित्र में सर्पी विलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? डायनेमो से देखिए डीसी धारा हो जाएगा। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अगला देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि दी गई वोल्ट के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। देखिए प्रति सेकेंड ऊष्मा होती है धारा के वर्ग के समानुपाती। अगला कह रहा है कि विद्युत चुंबक यहाँ पर हो जाएगा नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है, देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करती है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का विभव क्या होता है? 0। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है, तो हो जाएगा टीन व सीसा। अगला कह रहा है विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है? चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर है। अगला कह रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगे गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। अगला प्रश्न कहना है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए 32 का सी हो जाएगा, ठीक ना। प्रवृत्ति और दृष्टि दोनों धाराओं पर। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। अगला कह रहा है क्वेश्चन की डायनेमो के द्वारा बदला जाता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला देखिए प्रश्न है 35 नंबर। कहना है कि जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, यह किस घटना का उदाहरण है? इसमें देखिए हो जाएगा 35 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होता है दक्षिण हस्त नियम से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्या होता है? तो किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। नेक्स्ट कहना है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? ये हो जाएगा समानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में चित्र सूचित करता है किसको? देखिए चित्र ये सूचित करता है छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं। अगला कह रहा है क्वेश्चन की किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ये हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है
उदासीन तार का रंग काला। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है विद्युत मोटर। अगला कह रहे हैं कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, तो विद्युत वाहक बल से कम। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, कह रहे हैं किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती है जिसकी दिशा ज्ञात की जाती है। यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संप्रेषित करता है सुनिश्चित करता है उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, ये क्या थे, तो इसको हम लोग भौतिकी शास्त्री कहते हैं। एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, ये हो जाएगा 0.5 से 1.0 वोल्ट। अगला कह रहा है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। देखिए 49 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सी, कभी कम कभी अधिक। अगला कह रहा है कि ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। यहाँ देखिए 51 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट कहना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार यानी धनात्मक तार का रंग होता है लाल। हमारे देश में विद्युतमय तार या उदासीन तार के बीच का कितना विभवांतर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा 220 वोल्ट। किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इससे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लघुपथन, शॉर्ट सर्किट जल जाता है। विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभरण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्यूज। दिक्सूचक की सुई होती है छड़ चुंबक। अगला कहना है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। अगला देखिए हम लोग का प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का सूचक किया जाता है, संसूचित किया जा सकता है, उस चुंबक को कहलाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है, यहाँ पे देखिए 58 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बी, चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचित किया जा सकता है उस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कहते हैं। अगला कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो ये रेखाएं देखिए होती है, यहाँ पे हो जाएगा बंद वक्र। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ये हो जाएगा 24 जूल। विद्युत बल का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो ये हो जाएगा विद्युत मोटर। अगला कह रहा है कि वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एमीटर किस देश से संबंधित है, ये हो जाएगा फ्रांस। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे हम लोग कहते हैं दिक् परिवर्तन। वह नरम लोहा कोड जिस पर कुंडली को लेपटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर कहलाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर कहते हैं, ठीक ना। अगला कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओरोस्टेड ने किया था। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट कहना है कि स्विच लगाए जाते हैं, देखिए स्विच लगाए जाते हैं किस में, गर्म तार में। वह
उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कौन सा हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कहना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाए कौन सा? नरम लोहा का। एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है? किस नियम से प्राप्त होती है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला कौन है कि विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के उसमीय प्रभाव पर। फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का इसे मात्रक क्या होता है? वेबर। सेल का विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। नेक्स्ट कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। अगला हम लोग का चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, 5वां। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? आवश्यक इसमें देखिए होता है यूरेनियम। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बादलों वाले दिनों। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये हो जाएगा डी, स्थितिज ऊर्जा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम देखिए यहाँ पे 15 किलोमीटर पर घंटा। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा बायोगैस। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कौन सा? कोयला। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? गोबर गैस देखिए होता है बायोगैस। बायोगैस का उदाहरण गोबर से। किससे होता है? गोबर से। अगला कह रहा है क्वेश्चन की नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय देखिए ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा कौन सा? सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या? जीवाश्म ईंधन। एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन क्या है? ये हो जाएगा जैव गैस। अगला करें नौरावरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उत्तर प्रदेश। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। तो ये हो जाएगा लकड़ी। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के क्या हैं? तो ये हो जाएगा देखिए 16 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। अनवीकरणीय स्रोत। अगला कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध ये हो जाएगा गंगा नदी पर टिहरी, जो कि भागीरथी और वीरंगना के संगम पर हो जाएगा। टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कहना है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो ये हो जाएगा कितना परसेंट? 75%। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पवनों का देश कहा जाता है किसको? डेनमार्क को। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? इसका स्थान हो जाएगा 5वां। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा से अधिक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 मेगावाट की पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फर्म की लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? इसमें देखिए हो जाएगा 2 हेक्टेयर। पृथ्वी के वायुमंडल के परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्र पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को हम लोग कहते हैं सौर स्थिरांक। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो यहाँ देखिए 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा सौर सेल। नेक्स्ट कहना है कि बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? तो इसमें हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा
किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। देखिए 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस का। अगला कहना है कि भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्वती में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेली दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? देखिए इन क्षेत्रों को हम लोग कहते हैं 29 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा तप्त स्थल। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम देखिए हो जाएगा हाइड्रोजन बम कह रहा है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तारापुर देखिए महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक ना। काकरापारा कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। काकरापारा गुजरात में हो जाएगा। रावत भट्टा कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। कुडमकुलम तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला कह रहा प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? राणा प्रताप सागर देखिए हो जाएगा राजस्थान में। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ हो जाएगा? काकरापारा देखिए गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। कैगा कहाँ पर हो जाएगा? तो ये कर्नाटक में। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? कर्नाटक में। कौन सा ऊर्जा निम्नी देखिए कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का? ये कौन सा हो जाएगा? तो इसमें नवीकरणीय पूछ रहा है ना, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है ना। 37 का इसमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा स्रोत हो जाएगा लकड़ी। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है? स्वच्छ ऊर्जा है तो ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस। अगला कहना है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैव मात्रा है, बायोमास। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है तो यहाँ पर देखिए 41 का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यहाँ पर देखिए 42 का राइट आंसर सी बायोगैस। अगला करें सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत हो जाएगा सूर्य। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। यहाँ देखिए 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा में। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इसका देखिए उद्देश्य हो जाएगा इनमें से सभी, यानी भूमि की सिंचाई, जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत देखिए हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। अगला कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, कौन? इसमें देखिए हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम। उत्तम ऊर्जा का स्रोत है वह कौन सा हो जाएगा? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा उत्तम ऊर्जा का स्रोत जिसमें ये सभी गुण हो, जिसमें क्या सब जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, आप जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करें, और फिर होता है जो सरलता से सुलभ हो सके। अगला देखिए कह रहा है ईंधन है। ईंधन कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ईंधन देखिए यहाँ पे हो जाएगा 50 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ठीक है ना। इनमें से सभी CNG, LPG, लकड़ी। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा पेट्रोलियम, कोयला। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? देखिए 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन। अगला कह रहा है किसी भी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को कहते हैं, टूटने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? सौर सेल। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। वास्तविक देखिए स्रोत हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला कहना है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? यहाँ पर 58 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलिकॉन से। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो ये हो जाएगा कोयला। कौन सा हो जाएगा? कोयला। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है तो ये हो जाएगा जस्ता का।
डीजल का उपयोग होता है, देखिए डीजल का उपयोग होता है सभी भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, किस सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल। कौन सा जगह, सूखा सेल। देखिए ये आप लोग का फिजिक्स का टोटली 10th क्लास का ये पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। और इसमें देखिए टोटल हम लोग का क्वेश्चन 300 प्लस क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए और आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही, जय हिंद।